नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में रुक करेंगे 5:25 का, लेकिन उससे पहले इस बीच आ रही बड़ी खबर। पीएम आवास पर बीजेपी आला नेताओं की बैठक खत्म। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। साथ ही आपको बता दें कि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। नागपुर से नितिन गडकरी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। पूर्वी मुंबई से पीयूष गोयल। और बात की जाए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बैठक में शामिल राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, प्रमोद सावंत भी मौजूद है। 2024 के चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है पूरी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बैठक की बात की जाए तो दिल्ली मुख्यालय में, जो कि बीजेपी का मुख्यालय था, उसमें सीसी होनी थी। दरअसल अभी सीसी शुरू नहीं हो पाई है, जिसका कारण ये है कि पीएम आवास पे बैठक चल रही थी, जिसके बाद कुछ देर पहले ही वो बैठक पीएम आवास से खत्म हुई है और तमाम नेता अब दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जेपी नड्डा कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं, उसके साथ साथ बाकी अमित शाह और पीएम मोदी कुछ देर में आएंगे। लेकिन उसके बीच हमारे सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो सीईसी आज होनी थी, उसमें कई नाम फाइनलाइज कर लिए हैं, जिसमें खुद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जो कि बनारस से दोबारा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और उसकी अगर बात की जाए आगे गृह मंत्री अमित शाह की, तो गांधीनगर, नागपुर से नितिन गडकरी, पूर्वी मुंबई से पीयूष गोयल, संभवपुर से धर्मेंद्र प्रधान, हरमीरपुर से अनुराग ठाकुर, अमेठी से स्मृति ईरानी, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, आरा से आरके सिंह, भावनगर से मनसुख मांडविया और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम वो वरिष्ठ नेता हैं जिनको लेकर लगातार सीसी होनी थी। अब लगातार उन चीज़ों को लेकर लगातार कंफर्म होती चली जा रही कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीसी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो सीसी वो सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक होती है, जिसके मुहर के बाद तमाम टिकट्स या कहे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाती है। और 2024 को लेकर बीजेपी लगातार मंथनों का दौर जारी था। इससे पहले कोर कमेटीज की बैठक हुई थी और आज ही बीजेपी मुख्यालय में जो सीईसी होनी है, कई राज्यों की, लगभग 15 राज्यों से ज़्यादा राज्यों की सीईसी होनी है। उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री समेत तमाम वरिष्ठ नेता, जिसमें कई ऐसे नेता हैं जो उस राज्य की राजनीति में एक अच्छा खासा दखल रखते हैं, वो भी इस वक्त मुख्यालय में मौजूद हैं। दरअसल इस पूरी कवायद को लेकर बीजेपी कोशिश करना चाहती है कि जो भी सीटों पर दाव लगाया जा सके, उस पर जीत सुनिश्चित हो सके। और जीत सुनिश्चित करने को लेकर वो तमाम पैरामीटर्स देखे जाएंगे, जाति जनगणना देखी जाएगी, उसके साथ साथ तमाम जो जाति समीकरण है वो बैठाए जाएंगे। और उसके साथ साथ वो जो नेता, जो बड़े नेता हैं, वर्चस्व रखते हैं अपनी राजनीति में, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है कि हर संभव कोशिश की गई है कि जो महिला की सीटें हैं, महिला को अच्छा प्रतिनिधित्व दे सके। कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक जो प्रोटोकॉल या कहीं एक छोटी चीज़ें या छोटा एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे। 2024 को लेकर यूथ पे फोकस रहेगा। लिटरली ये जो चीजें होंगी उस तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से आपने नारी शक्ति का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर अपने संबोधन में नारी शक्ति का जिक्र करते हैं। महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार संभावना ये है कि 53% महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार आप देखिए लगातार महिला एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रयास करती रहती है। और यही कारण है कि ट्रिपल तलाक से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तमाम कानून सीधे नारियों को समर्पित किए गए और उससे कहीं ना कहीं आधी आबादी को सीधे टारगेट किया गया। और 2024 का वो चुनाव होगा जो बीजेपी कोशिश कर रही है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आगे कैरी ऑन हो सके, उसको लेकर तमाम समीकरण को बैठाए जाएंगे, जिसमें यूथ पर फोकस किया जाएगा, उसके साथ साथ महिलाओं को फोकस किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो तमाम पॉलिसीज हुई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश भर में निकली थी, उससे कोशिश की गई थी कि देश के एक एक व्यक्ति को छुआ जा सके। और विकसित भारत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 में देश को विकसित बनाया जा सके, और तमाम पॉलिसीज और प्लानिंग देश के एक एक व्यक्ति को पता हो, राम मंदिर के बारे में पता हो, किस पार्टी ने उसको बनवाया उसके बारे में पता हो, और वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर को रोकने के लिए
तमाम प्रयास किए। तो हर संभव बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने मुद्दों को लोगों के बीच में बैठाया जा सके या बताया जा सके कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। जिनको घर दिया गया उनके बारे में गया लाभार्थी सम्मेलन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनको बताया जा सके कि जो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसको मोदी सरकार ने उन तक पहुंचाई है। यानी लास्ट मैन डिलीवरी तक पे बीजेपी फोकस कर रही है कि हर एक व्यक्ति को छुआ जा सके। डायरेक्ट बेनिफिट जो कि सरकार सीधे बैंक से व्यक्तियों को ट्रांसफर की जाती थी, किसान सम्मान निधि, वो तमाम योजनाएं हैं जिसको बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक एक व्यक्ति को याद दिलाया जा सके। और यही कारण है कि विकसित जो लाभार्थी सम्मेलन है बीजेपी पूरे देश में मना रही है। तो 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी सारी कोर कसर निकाल ली है और लगातार बिल्कुल आनंद देख रहे हैं हम किस तरीके से 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। लगातार नामों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। अब जो लिस्ट तैयार की गई है 100 से 120 लोगों की संभावनाएं हैं कि पहली लिस्ट में नाम आ सकते हैं। क्या इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर लिस्ट की बात की जाए तमाम बड़े नेताओं की बीजेपी की पहली लिस्ट में नाम आना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री हैं बनारस से, और उसके साथ साथ जब भावनगर से मनसुख मंडाविया, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल पश्चिम से किरेन रिजिजू, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, भवानी से भूपेंद्र यादव, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, आगरा से डॉक्टर एसपीएस बघेल जो कि इस वक्त एमओएस हेल्थ भी हैं, उसके साथ साथ मोहनलालगंज से कौशल किशोर, डिब्रूगढ़ से सर्वानंद सोनोवाल, बदायूं से बीएल वर्मा और धारावाड़ से प्रहलाद जोशी। तमाम उन नेताओं को कोशिश की गई है जो पहले राज्यसभा से होकर आते थे, उनको भी इस बार बोला गया था कि आपको एक सीट चिन्हित करनी है और कोशिश करना है कि आप लोकसभा चुनाव से आए। दरअसल लोकसभा चुनाव जीतने का फायदा कहीं ना कहीं उन मंत्री के मोराल पे भी पड़ेगा और उसके साथ साथ पार्टी को भी उसका सीधा फायदा होगा। यही कारण था कि बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को जो कि केंद्र सरकार में मंत्री थे उनको भी कहीं ना कहीं बोला गया था कि आपको एक चीज चिन्हित करनी है और उससे चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना उन सीधे प्रधानमंत्री को फायदा करता है, बीजेपी को फायदा करता है और उसको लेकर लगातार आप देखिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर हर संभव कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। यानी जो आज दिल्ली से बैठा हुआ है व्यक्ति कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को टच किया जा सके। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम डायरेक्शन में बीजेपी के प्रचार वध गई है, सुझाव को लेकर पेटियां बुलाई गई हैं, तमाम वो चीजें हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसको वहां तक लोगों तक पहुंचा जा सके। लाभार्थी सम्मेलन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, कई उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। कई उम्मीदवारों के नाम है जो कि सूची में दर्ज है, जैसे कि अभी आपने भी गिनवाए। कई ऐसे नाम हैं जो बड़े चेहरे हैं और लिस्ट में भी वो है, लेकिन क्या कई बड़े चेहरे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नाम कटने की संभावनाएं हो? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और यही कारण है कि तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ साथ कैटेगरी सी और डी में ऐसे कई नए चेहरे देकर आएंगे जिसमें तमाम युवा को प्रदर्शित करेंगे। नारी शक्ति को लेकर मोदी सरकार ने कई काम किया, तो नारी का प्रतिनिधित्व तो इस बार बढ़ने वाला है। जो मेनली अभी तक सामने आ रहा है कि इस बार जो सीसी होगी जिसमें 15 से ज्यादा राज्य हैं, उसमें तमाम चीजों को पैरामीटर्स देखा जाएगा। नारी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यूथ को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है आनंद, नारी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की जा रही है। कई नए चेहरे भी इस बार लिस्ट में नजर आ सकते हैं, कई पुराने चेहरे भी नजर आ सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के लगातार मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 35,700 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं झारखंड में 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पश्चिम बंगाल को 22,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम करेंगे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। तो 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। कई करोड़ की सौगात देंगे तीनों ही राज्यों को। तो साथ ही आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में 34,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और बिहार में 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें कि सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
तो वहीं अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो हुआ उसके बाद अटकलें लगने लगी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने वाली है। मेरे पास भी मेरे ही इस्तीफे की खबर आ गई। ये एक षड्यंत्र के तहत खबर चल रही थी ताकि वोटिंग के समय हमारी संख्या कम हो जाए। मैं पूछता हूं भाजपा किस बहुमत की बात कर रही है। मार्शल के साथ 15 विधायकों ने दुर्व्यवहार किया जिसके लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। 9 विधायक जो थे उन्हें तो किसी ने निष्कासित तक नहीं किया था, फिर वो अंदर क्यों नहीं आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।